हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ सभी लोग द कश्मीर फाइल्स लगभग देख चुके होंगे। विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा निर्मित ये मूवी आजकल बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और बननी भी चाहिए। उनकी फिल्म का प्रमोशन ना होना, उन्हें बायकॉट करना, ये सब क्या है। हमेशा से फिल्में समाज का आईना रही हैं, फिर इस फिल्म को आईना बना के समाज को दिखाया जा रहा है तो लोगों को आपत्ति क्यों हो रही है। ये फिल्म कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सत्य घटना पर आधारित है और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, ये हकीकत है। जरा सोच के देखिए, जब हम किसी शिक्षा को अर्जित करने के लिए घर से दूर जाते हैं कैसा फील होता है। जब कोई तूफान या त्रासदी होती है, घर टूट जाता है, कैसा दर्द होता है। फिर जरा ये सोचिए, आपकी जमा पूंजी जब कोई छीन लेता है या चुरा लेता है तब कैसा फील होता है। जब आपके परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी या एक्सीडेंट में मारा जाता है तब कैसा फील होता है। जब कोई सैनिक दुश्मनों से लड़कर शहीद होकर तिरंगे कफन में आता है तब कैसा फील होता है। माँ, बहन, बेटी, भाई, बाप, सबको कैसा फील होता है। लेकिन अब जरा एक चीज सोचिए, इन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन था। कहीं तूफान आया तो कहीं चोरी हो गई, कहीं एक्सीडेंट था तो कोई बीमारी थी, कोई देश को बचाते हुए निकल गया। लेकिन जो बात हमारी आती है कश्मीरी नरसंहार की, वहाँ पर दोष ही नहीं पता लगा कि आखिर दोष क्या था। जहाँ पर सबका सब कुछ छीन लिया गया, बेरहमी, दरिंदगी, जुल्म की इंतहा हो गई, उसका दर्द कैसा होगा, इसकी कल्पना मात्र से शरीर धराशायी सा होने लगता है। ऐसे में उन लोगों का दर्द महसूस करना आकाश में छेद करने जैसा है। बेटे के सामने माँ का रेप, बाप की हत्या, छोटे से बच्चे के मुंह को खोलकर उसमें गोली दागना, पति के खून से लथपथ अनाज को पत्नी को खिलाना, हैवानियत का नंगा नाच इसे ही कहते हैं। चलिए, ये तो दिल दहलाने वाली बात है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों। सब कुछ सरकार की गलती थी, सब कुछ आवाम की गलती थी, या कुछ और बातें थी जो इसके पीछे थी। थोड़ी सी हिस्ट्री हम आगे की जानते हैं। 19 जनवरी 1990 कयामत की रात, जब कश्मीरी पंडित अपना घर बार सब कुछ छोड़कर शरणार्थियों के कैंप में जा रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होगा, वो अपने जीवन यापन कैसे करेंगे। अपने मन में दुखों का दंभ लेकर जिस तरह वो बढ़ रहे होंगे, उस पीड़ा को शायद ही कोई समझ पाए। जवाहर टनल के उस पार के लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था, न चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। अब ऐसा क्या हुआ, वे कौन थे जिन्होंने अलगाववाद पैदा किया। आखिर क्या हुआ होगा, कट्टरवाद की कहानी कैसे शुरू हुई। ये कोई राजनीतिक हथकंडा था या फिर किसी की चाल थी। ये सब जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है और इतनी सारी सर्च का नतीजा ही है जो कश्मीर फाइल आपके सामने है। बात 1982 में शेख अब्दुल्ला जी के मरने की है। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण किया। साल 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उतरी और जीत गई। 1984 लोकसभा में इतनी ज्यादा कड़वाहट दोनों के बीच बढ़ गई, नतीजा ये हुआ कि 1984 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन फारूक अब्दुल्ला के चीजा गुलाम मोहम्मद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से 13 और कांग्रेस से 26 विधायकों को एक साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला को बाहर कर सत्ता बनाई। सत्ता परिवर्तन का आवाम ने विरोध किया, कई प्रदर्शन भी शुरू हुए। कश्मीरी पंडितों पर हिंसा का मामला सबसे पहले साल 1986 में आया, जब राम मंदिर का ताला खोला गया था। तब कई मंदिरों पर हमला किया गया था। उस गवर्नमेंट ऑफिसर जो वहाँ कार्य कर रहे थे, उन गवर्नमेंट ऑफिसरों ने मास कैजुअलिटी लीव लेकर वो वहाँ से चले गए। हिंदू मुस्लिमों के घर पर भड़काऊ पोस्टर लगाए जा रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 7 मार्च 1986 गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन कश्मीर में लगा। कश्मीर का माहौल सबसे ज़्यादा खराब होने लगा था। साल 1987 के विधानसभा चुनावों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फारूक ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। फारूक अब्दुल्ला का कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को वहाँ की आवाम ने स्वीकार नहीं किया। आवाम के अनुसार
मोहम्मद शाह के बाद फारूक अब्दुल्ला दूसरे ऐसे इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। ऐसे में जो पार्टी सबसे ताकतवर बनकर आई वो थी नेशनल यूनाइटेड फ्रंट NUF। वहाँ के चुनावों में सबके दिमाग में था कि नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ही जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 66 सीटें जीती, जबकि NUF ने 4 सीटें जीती। जिसके बाद NUF ने गठबंधन पर धांधली का आरोप लगाया। उस समय का एक किस्सा बहुत फेमस है जिसमें कहा गया था कि जब मोहम्मद यूसुफ चुनाव लड़ रहे थे, गुल मोहिउद्दीन शाह गठबंधन की तरफ से और काउंटिंग के समय वो अपने घर चले गए थे, लेकिन जब शाम हुई तो उन्हें बुलाकर विजेता घोषित किया। इसके खिलाफ वहाँ की आवाम ने हिंसा का माहौल पैदा कर दिया और यूसुफ को जेल में डाल दिया, क्योंकि सब लोग जान रहे थे कि यूसुफ ही जीतेगा। और जब यूसुफ 20 महीने बाद जेल से बाहर आया तो उसने आतंकवाद का रास्ता चुना, और आतंकवाद का रास्ता चुनने की वजह से यूसुफ हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन बनकर उभरा। उसका पोलिंग एजेंट था यासीन मलिक, जो JKLF का चीफ था। JKLF को कश्मीर में रिवाइव करने वाले थे हामिद शेख, अशफाक गनी, जावेद अहमद मीर, यासीर मलिक, जिन्हें हाजी कह के बुलाया जाता था। ये वही ग्रुप था जिन्होंने घाटी में युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया था। कश्मीरी पंडित के लेखक पांडे जी रामकृष्ण कौल के हवाले से बताते हैं कि कैसे कश्मीर से खुलेआम बसें पिंडी पिंडी की आवाज़ लगाते हुए रावलपिंडी जाती थी, जहां पर आम कश्मीरियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। घाटी में धीरे धीरे कट्टरवाद हावी होता जा रहा था और 1988 आते आते लाइब्रेरी, पार्लर, सिनेमा घर, बार आतंकवादियों के निशाने पर हो गए। चुनाव में आतंकवादियों ने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और दूसरी ओर JKLF ने कश्मीर छोड़ो का नारा बुलंद कर दिया। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें हत्याओं के सिलसिले में जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1989 सितंबर BJP के अध्यक्ष पीकालाल टकलू, जो पेशे से एक वकील थे, उनकी हुई। उसके बाद नवंबर 1989 न्यायाधीश नीलकांत गंजू जी की हत्या हुई और इन सब की हत्याओं की जिम्मेदारी JKLF ने ली। उस समय एक ही नारा चलता था, रालिब गलिब चलिब। इसका मीन्स होता था हमारे साथ मिल जाओ या फिर मरो या भाग जाओ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह, गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी की बेटी के अपहरण की वजह से JKLF के 5 आतंकवादियों को छोड़ा गया। जनवरी 1990 को हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से उर्दू अखबार आफताब में एक विज्ञापन पब्लिश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि कश्मीर छोड़ दो। जगमोहन जी की नियुक्ति उस वक्त कर दी गई, जो पहले भी 1984 से 1989 तक वहाँ पर रह चुके थे। इस बात से खफा होकर फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दिया और वो इंग्लैंड चले गए। हमले तेज़ होते चले गए और 19 जनवरी 1990 क़यामत की रात में बदल गई। रातों रात कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हुए कश्मीरी पंडित, जिसकी पूरी कहानी किस तरह उन पे क्या जुल्म हुआ आपको कश्मीर फाइल्स में देखने को मिल जाएगी। अभी जो बातें मैंने आपसे बोली ये कहीं मैंने पढ़ी या सुनी थी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जो हमारी सरकार ने ये तथ्य छुपाए। हम रशिया, फ्रांस, यूरोप सारे विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। सोचिए, जो देश हमसे इतनी दूर हैं उनका इतिहास हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन अभी 30 से 32 साल पुराना इतिहास कहाँ है? क्या कश्मीरी नरसंहार को हमारी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया नहीं जाना था? सारे एग्जाम्स में हिस्ट्री और करेंट्स दोनों बखूबी पूछे जाते हैं, तो क्या कश्मीर का दर्द हमारा दर्द नहीं था? किसी एक वर्ग विशेष समुदाय की राजनीति के लिए हम देश से गद्दारी तो नहीं कर रहे थे? चलिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जिसका ना ओर है और ना ही छोर है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया ये बात तो जग जाहिर है, और अब क्या करेगी ये देखना बाकी है। सार संक्षेप की बात करें तो शायद इस मूवी से लोगों को ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारे कश्मीर में क्या हुआ था, माइनॉरिटीज़ के साथ कैसी दरिंदगी हुई, उन्हें किस जुल्म का सामना करना पड़ा, और हाँ, सच्चाई को किसी फरेब की ज़रूरत नहीं होती है। आज का युवा जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज की जनता जानती है। अगर जनता सरकार बना सकती है तो मूवी को प्रमोट करने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, और प्रमोट करने की हिम्मत सभी रखते हैं।
अब बस विस्थापितों को उनका घर मिलना बेहद ज़रूरी है, वो भी भारत के बेटे बेटी हैं। ये अंदर से महसूस होना भी ज़रूरी है। आर्टिकल 370 का हटाया जाना हम एक शुरुआती कड़ी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो किसकी सरकार थी, किसने क्या किया, जो भी हुआ, लेकिन अब तो सबको पता चल चुका है। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं XYZ, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं किया जा सकता। जो भी रीज़न रहा हो उसे सुधारने की ज़रूरत है ताकि विस्थापितों को घर मिले और भविष्य में कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने की जरूरत ना करे। दोस्तों, इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बॉलीवुड सपोर्ट करे ना करे, हमारी सरकार इसका सपोर्ट कर रही है और सरकार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। इसी के साथ यूपी में ये मूवी टैक्स फ्री हो गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी आग्रह किया गया है कि ये टैक्स फ्री की जाए। राजस्थान में भी ऐसा आग्रह किया जा रहा है। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि गुजरात ने एक इतिहास रच दिया है। गुजरात में एक हफ्ते पहले रिलीज हुई मूवी प्रेम पराक्रम, जिसको सिनेमा घरों से हटा लिया गया है ताकि ये मूवी कश्मीर फाइल्स वहाँ लग सके और अधिकतम लोग इसे देख सके। ऐसा सपोर्ट शायद ही किसी को मिला हो। बस कुछ बातों के साथ मैं अपना ये टॉपिक फिनिश करती हूँ। दोस्तों, इसमें जेएनयू का भी एक सीन है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ हर जगह के लोग पढ़ने आते हैं। कुछ समय पहले की बात है, आपको भी याद होगा, किसी ने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं। और फिर तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अब सोचिए, ऐसी बात कोई हमारे राष्ट्र में रहकर ऐसा करता है, कैसा महसूस होता होगा। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उस व्यक्ति ने वहां जाकर कभी ये चीज़ नोटिस करी, ये देखा, ये जाना? नहीं। लेकिन उस समय हमारी आर्मी ने बढ़ चढ़कर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। तो दोस्तों, यही जज्बा, यही शक्ति हम सभी में होनी चाहिए, हमारी सरकारों में होनी चाहिए, ताकि हम सब केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही नहीं, प्रत्येक दिन भारत माता की जय, जय हिंद और वंदे मातरम कह सकें। हम केवल ऊपर से नहीं, अंदर से महसूस करें कि हम अपनी भारत माता की संतानें हैं। और इसी के साथ अधिकतम लोगों से आग्रह है कि वो ये मूवी देखें। मैक्सिमम लोग देख कर भी आए, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखें।